शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बारे में। कल की सबसे ज़्यादा फेमस न्यूज़ रही थी गोल्डन ग्लोब अवार्ड, क्योंकि हॉलीवुड की एक फिल्म साउथ की एक मूवी आई थी ट्रिपल आर, RRR। ठीक है, जो कि साउथ के जो क्रांतिकारी हुआ करते थे उनके ऊपर बनाई गई थी हिस्टोरिकल मूवी। उसका जो गाना है नाटू नाटू, ठीक है, और हिंदी में हम वैसे हमेशा नाचो नाचो बोलते हैं, तो उसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ आई है, इसको हम देखने वाले हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी देखेंगे, इसके बाद फिर हम न्यूज़ को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बातें न्यूज़ में बताई गई हैं। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड रिकॉग्नाइज करता है एक्सीलेंसी इन अमेरिकन एंड इंटरनेशनल फिल्म एंड अमेरिकन टेलीविज़न को। ठीक है, कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो अमेरिका है और जो इंटरनेशनल लेवल की फिल्म है और अमेरिकन टेलीविज़न है उनको रिकॉग्नाइज करने का काम करता है, उनकी उत्कृष्टता को बढ़ावा देने का काम करता है। ठीक है, तो यदि हम बात करें मेंबर्स की तो 87 मेंबर्स होते हैं हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के। ठीक है, ये जो अवार्ड है नॉर्मली प्रेजेंटेड किए जाते हैं हर साल जनवरी के महीने में, और अभी भी आप देखेंगे आज 12 जनवरी हो गई है और कल की तारीख को ये अवार्ड प्रोवाइड किए गए हैं ट्रिपल आर मूवी के सॉन्ग को। यदि हम एलिजिबिलिटी पीरियड की बात कर लें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, तो इसका जो कैलेंडर ईयर है जैसे कि 1 जनवरी थ्रो 31 दिसंबर, टाइम पीरियड की बात करी जा रही है कि कब से कब तक इसमें टाइम पीरियड का ध्यान रखा जाता है। पहला जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड था वो जनवरी 1944, ठीक ना, 20th सेंचुरी फॉक्स स्टूडियो। पहला जो गोल्डन अवार्ड है कब दिया गया था, 1944 में दिया गया था फॉक्स स्टूडियो पर। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 की यदि हम बात करें तो ये 80वें नंबर का संस्करण था, और 2022 में जिन्होंने सिनेमा के क्षेत्र में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है उनको ये प्रोवाइड किया गया है। और ये इसके जो नॉमिनीज हैं इस अवार्ड के लिए इनका अनाउंसमेंट किया गया था 12 दिसंबर 2022 को। इसके कुछ कुछ कैटेगरीज आप देख लीजिए, जैसे कि बेस्ट फिल्म किसको मिला है, बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी के मामले में किसको मिला है। तो जो बेस्ट फिल्म है ड्रामा के मामले में वो है फेबल मैंस। बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी के हिसाब से देखें तो बांसीस ऑफ इनसेरियन। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो स्टीवन स्पेलबर्ग, ये हैं फेबल्स मैन के। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें ड्रामा के मामले में तो केट ब्लैंचेट, और बेस्ट एक्टर ड्रामा के मामले में ऑस्टिन बटलर। एल्विस एस एल्विस प्रीसली। बेस्ट एक्ट्रेस म्यूजिकल कॉमेडी, और ये आगे सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और हमारे लिए जो सबसे बड़ी काम की चीज़ है वो है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। नाटू नाटू MM कीरावानी और चंद्र बोस को, ट्रिपल आर जो मूवी आई थी साउथ की, उसी के सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। तो ये तो थी गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 से रिलेटेड कुछ मेन बातें। हैदराबाद बेस्ड म्यूज़िक कंपोजर MM कीरावानी ने एक्सेप्ट कर लिया है इस अवार्ड को फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग फॉर SS राजामौली डायरेक्टेड तेलुगु फिल्म RRR। ये 80वें नंबर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड था। ठीक है, वाज ए सेलिब्रेटरी मोमेंट टू वेक अप टू ऑन वेडनेसडे। नाटू नाटू एंड ट्रिपल आर had been nominated for the best original song and best picture नॉन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इनका नॉमिनेशन हुआ था बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए और बेस्ट पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। तो यही बात बताई जाती है कि ये जो नाटू नाटू है ना, अब बन गया है पहला एशियन सॉन्ग जिसने इस अवार्ड को प्राप्त किया है। इसके बाद यदि हम देखें न्यूज़ तो मनरेगा से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मनरेगा कभी ना कभी चर्चा में रहता ही है।
मनरेगा में हम देखते हैं कई कई राज्य केंद्र सरकार से डिमांड करते हैं कि काफ़ी समय से हमारा जो पेंडिंग पैसा है वो केंद्र सरकार नहीं दे रही है, तो अब हम जो हमारे वर्कर काम कर लिए हैं उनको पैसा कैसे करके देंगे। कई कई स्टेट बहुत अच्छा भी काम करे हैं, मतलब जितना जो निर्धारित मजदूरी दर है डेली के हिसाब से, उससे कहीं ज़्यादा रुपया मेहनत मजदूरी कई राज्य सरकारें दे रही हैं। देखिए इसमें फर्जीवाड़ा भी बहुत चलता है, जैसे कि मैं काम में नहीं जा रहा हूँ, मेरा नाम लिखवा दिए हैं, मेरे से सिग्नेचर करवाते हैं और वहाँ जो मैट है वो भी साइन करता है। सरपंच सचिव की मिली भगत से क्या काम होता है ना, कि थोड़ा बहुत पैसा मुझे दे देंगे, थोड़ा बहुत पैसा वो रख लेते हैं। ऐसे करके यहाँ पर फर्जीवाड़ा चलता है। तो इस सब से निपटने के लिए सरकार ने ऑनलाइन सिस्टम लेकर के आई थी कि मुझे वहाँ पर मौजूद होना पड़ेगा, ठीक है, काम की साइट में। लेकिन यहाँ से दिक्कत ये हो जाती है कि एक तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ठीक है, नेटवर्क मिलता नहीं है, सबके पास फ़ोन है नहीं। ये सारी समस्याएं हैं जिसके चलते चलते जो ऑनलाइन सिस्टम है ना हाजिरी का, वो काफ़ी समस्या से ग्रसित हो गया है और सब लोग परेशान भी बहुत हैं। मतलब कि जैसे मेरी छुट्टी हो जा रही, मैं 5 बजे काम बंद हो गया है, लेकिन मुझे एक एक 2 2 घंटे तक शाम को वहाँ पर रुकना पड़ रहा है। तो बिहार के बारे में बताया गया है कि ये जो मनरेगा है, यहाँ का जो ई अटेंडेंस सिस्टम है, इसमें जो कमियां हैं उनको पूरा करने वाला है। मनरेगा के बारे में यदि हम बात करें, जो मनरेगा स्कीम है, पहले इसको नरेगा कहा जाता था, बाद में फिर इसका नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो ये एक कानून है जिसके माध्यम से, कानून है इसका मतलब ये है यदि आपको काम नहीं मिल रहा है तो आप अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर हम अदालत जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि हम बात कर लें नीति निर्देशक तत्वों की, सरकार को ये चीज़ करना चाहिए, सरकार नहीं कर रही तो आप अदालत नहीं जा सकते हैं, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व खाली दिशा निर्देश तय करते हैं कि सरकार को इस क्षेत्र में काम करना चाहिए। तो जो मनरेगा है, 100 दिन, साल भर में 100 दिन आपको काम प्रोवाइड करने की गारंटी देती है। जैसे ही आप अप्लाई करते हैं जॉब कार्ड के लिए, 15 दिन के भीतर आपको काम मिल जाना चाहिए, और यदि नहीं मिलता है तो फिर सरकार को आपको भत्ता देगी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे इसमें महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाता है, महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेटिंग की जा रही है। इसके अलावा यदि ज़्यादा डिस्टेंस में यदि आप जा रहे हैं, 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी में, तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। यदि आप काम करते करते आपकी डेथ हो गई है, आप जो है विकलांग हो गए हैं, तो इसके लिए भी आप की तरफ, सरकार की तरफ से मुआवजे का प्रावधान इसमें किया जाता था। ऐसी अब हम देख लेते हैं न्यूज़ में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। तो जो बिहार का मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इसने कुछ कदम उठाने चालू कर दिए हैं ताकि हेल्प किया जा सके वर्कर्स की, जो कि काम कर रहे हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंतर्गत। रिसॉल्व द प्रॉब्लम्स दे फेस वाइल मार्किंग देयर अटेंडेंस यूजिंग द नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। तो सरकार जो है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लेकर के आई थी, इसके माध्यम से ही अब वर्करों को अटेंडेंस देना पड़ता था। तो इसका जो लेटेस्ट ऑर्डर है, जिसकी डेट है 23 दिसंबर 2022 की, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने क्या कर दिया था, डिजिटल कैप्चरिंग ऑफ अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया था सभी मनरेगा की वर्क साइट पर 1 जनवरी से 2023 से। लेकिन हम देख रहे हैं स्टेट वाइड प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ रहा है। वर्कर्स इन मुजफ्फरपुर हैड थ्रेटन टू गो ऑन स्ट्राइक ओवर एरर्स। जो एरर आ रही हैं इस अटेंडेंस सिस्टम में, उसको लेकर के उन्होंने धमकी दिया है कि हम जो है स्ट्राइक पर जाने वाले हैं। वाइल अपलोडिंग देयर जियो टैग्ड एंड टाइम स्टैम्प फोटोग्राफ्स वंस इन ईच हाफ ऑफ द डे यूजिंग द ऐप। इससे क्या होता है, जब उसमें एरर आने लगी है तो उनको पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो पूरे राज्य भर में ये समस्या पैदा हो रही है। 13 लाख वर्कर रजिस्टर्ड हैं इस स्कीम के अंतर्गत।
डिस्ट्रिक्ट इन द डिस्ट्रिक्ट, एक जिला बस में यदि हम बात करें, 3.74 लाख आर एक्टिव वर्कर हु आर पेड 210 रुपया फॉर 8 डेज वर्क। आप सोचिए कितनी मेहनत करते हैं ये लोग और उनको मात्र मिलता है कितना, 210 रुपया। तो आप देखेंगे हमारे देश में टीचर की सैलरी और वर्कर की सैलरी सबसे कम है। जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है उसको सबसे कम पैसा मिलता है, चाहे वो किसान हो चाहे वो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हों। अब सेकंड न्यूज़ भी हम देख चुके हैं RRR से, और ये बिहार वाला भी हो गया हमारा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और रीजनल वाले पेज पे देखेंगे ना, तो पहला दिल्ली दंगों से रिलेटेड है। इसके बाद हम देख लेते हैं कोई न्यूज़ यदि रहेगी तो इम्पोर्टेंट, उसको डिस्कस करते हैं। और पीआईबी की भी कुछ न्यूज़ है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा पीआईबी से भी हम निकालेंगे। पहले थोड़ा सा हम द हिंदू को आज पहले डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम सीधे चलेंगे पीआईबी की तरफ में। साउथ वाले पेज की तरफ यदि हम चलें तो साउथ में हम देख रहे हैं, साउथ में भी अभी तक तो कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमको दिखाई नहीं दे रही है। ये फेस्टिव अट्रैक्शन से रिलेटेड देखते हैं हम कि कौन सी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। ज़रूर किसी न किसी फेस्टिवल की बात करी गई होगी यहाँ, और यदि फेस्टिवल की बात करी जाती है तो वहीं से हमारा आर्ट एंड कल्चर का पार्ट चालू हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं आर्ट एंड कल्चर की, हमारे तीज त्यौहार, इसके अलावा जो मेले हैं, संस्कृति है, डांस है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो पिक्चर्स हम देख रहे हैं भवानी आइसलैंड विजयवाड़ा की है। यहाँ पर नया अट्रैक्शन हमको देखने को मिल रहा है संक्रांति फेस्टिवल को लेकर के। यहाँ पर जो फोक आर्टिस्ट हैं ग्रीट द विजिटर्स एज पार्ट ऑफ द सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर। तो मकर संक्रांति के ये त्यौहार से रिलेटेड पिक्चर हमको दिखाई दे रही है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं डेल्टा और एस्चुरी के बारे में। नॉर्मली यहाँ जो न्यूज़ आई है वो एस्चुरी को लेकर ही आई है। अब हमें सबसे पहले डेल्टा और एस्चुरी के बीच अंतर को समझने की ज़रूरत है। पहला जो पिक्चर देख रहे हैं ये डेल्टा का है, और सेकंड जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये एस्चुरी का है। ठीक है, एस्चुरी में ऐसा होता है कि जो नदी है, नदी जब समुद्र में मिलती है तो समुद्र में मिलने के पहले ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो भूमि वाला एरिया है ना, ये कम हाइट वाला रहता है। कम हाइट वाला है तो क्या होगा, नदी एकदम सीधे सीधे स्पीड में जाकर के समुद्र से मिल जाती है। वो इस प्रकार से रेखी शाखाओं में नहीं बढ़ पाती है। ठीक है, थोड़ा बहुत जो अपने साथ में ये मिट्टी कंकड़ पत्थर लेकर के आई है, थोड़ा बहुत डिपॉजिट होगा ज़रूर, लेकिन वो डिपॉजिट भी उतना ज़्यादा नहीं हो पाता और नदी सीधे सीधे समुद्र में जाकर के मिल जाती है। इसको हम बोलते हैं एस्चुरी या फिर ज्वार नदमुख। वहीं यदि हम डेल्टा की बात कर लें तो डेल्टा के अंतर्गत क्या होता है, ये जो नदी आ रही है बहती हुई समुद्र में मिलने के पहले, यहाँ पर यदि ये जो एरिया है ज़्यादा हाइट वाला है, ज़्यादा हाइट वाला ये है, मतलब अब नदी की जो स्पीड है कम हो जाएगी, अपने साथ में धीरे धीरे ये जो चीज़ें लाई है बहा करके उसको धीरे धीरे यहाँ पर डिपॉजिट करना चालू कर देती है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि त्रिभुजाकार ट्राइंगल शेप में लैंड का फॉर्मेशन होने लगता है, इसी को ही हम डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा कुछ नहीं है, डेल्टा एक प्रकार से ज़मीन का ही एक हिस्सा है, लेकिन इस ज़मीन के हिस्से का निर्माण उस नदी ने करी है जो कि अपने साथ में बहुत सारी सेडिमेंट को बहा करके लेकर के आई थी। तो जो डेल्टा या एस्चुरी है, दोनों ही नदी के मुहाने के प्रकार होते हैं। डेल्टा और एस्चुरी क्या है, नदी जहाँ गिर रही है उसका मुहाना कैसा दिखेगा। नदी जहाँ से निकलती है उसे नदी का स्रोत कहते हैं। ठीक है, तथा अपनी यात्रा पूरी करने के बाद जब नदी किसी समुद्र या फिर महासागर में गिरती है तो उसको हम नदी का मुहाना कहते हैं, माउथ बोला जाता है इंग्लिश में। डेल्टा और एस्चुरी भी किसी नदी के मुहाने पर बनी स्थल आकृतियां ही होती हैं। डेल्टा जो वर्ड है यूनानी विद्वान हेरोडोटस का दिया हुआ है।
यूनानी विद्वान हेरोडोटस ने नील नदी के मुहाने का बहुत गहराई से अध्ययन करने के बाद गणित में प्रयोग होने वाले संकेत डेल्टा के नाम से नील नदी के मुहाने का अध्ययन प्रस्तुत किया था। तभी से नील नदी की तरह जिन जिन नदियों के मुहाने हैं उन्हें डेल्टा का नाम हम देते हैं। तो बात वही कही जाती है कि जिन नदियों के मुहाने पर घाटी का ढाल बहुत धीमा होता है, घाटी का ढाल जहाँ बहुत धीमा है, या यूं कहें कि ये जो हम लैंड है, ये वाली जो भूमि देख रहे हैं, यहाँ पर ढलान बहुत कम है, यहाँ पर उठान ज़्यादा है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब नदी के मुहाने का ढाल थोड़ा ऊंचा होता है तो ऐसी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है। ढाल कम होने के कारण नदी का वेग बहुत कम हो जाता है, जिससे नदी के भार वहन करने की क्षमता घटने लगती है। अपने साथ जो जो चीज़ ये बहा करके लाई है, ठीक है, उनको वो ढो नहीं पाएगी, अब वहीं छोड़ देती है उनको और विखंडित होते जाती है। विखंडित पदार्थों का घाटी में इतना ज़्यादा जमाव हो जाता है कि नदी कई धारा में बढ़ जाती है, कई शाखाओं में बढ़ जाती है, और इन शाखाओं को हम जल वितरिका कहते हैं, और ऐसे मुहाने को डेल्टा कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इंडियन स्कीमर के बारे में यहाँ पर कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। तो जो गोदावरी की एस्चुरी है, गोदावरी समुद्र में मिलने के पहले एस्चुरी का निर्माण कर रही है। ये जो एस्चुरी वाला एरिया है, नदी का मुहाना है ना, जहाँ समुद्र से ये मिल रही है, वो जो इंडियन स्कीमर है, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं पक्षी का, इसी को ही इंडियन स्कीमर कहा जा रहा है। ये इसके लिए इसका प्राथमिक आवास स्थल बन गया है, ऐसी न्यूज़ में बताया गया है। तो इसी का डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो ये जो गोदावरी एस्चुरी है, जिसको हम हिंदी में जारनद मुख बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। तो जो गोदावरी एस्चुरी है कहाँ पर पड़ती है, आंध्र प्रदेश में। ये एक प्राइम और सेफ आवास स्थल बन गई है। प्राइम एंड सेफ हैबिटाट, हैबिटाट का मतलब होता है आवास स्थल बन गई है इंडियन स्कीमर का। इंडियन जो स्कीमर है, इसको हम वैज्ञानिक नाम देखें तो राइनोचोप्स एल्बिकोलिस, ठीक है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNH के डिप्टी डायरेक्टर साथिया सेलम ने ये बात बताई है। इस बर्ड को इंक्लूड कर दिया गया है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की रेड लिस्ट में इसको डाल दिया गया है। ये इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंतर्गत आती है। तो ये फैक्ट हमको याद रखना है कि जो इंडियन स्कीमर है IUCN की रेड लिस्ट में शामिल है। तो जो एशियन वाटर बर्ड सेंसस हुआ था हाल ही में, जिसका आयोजन किया गया था ना, तो उसमें बताया जा रहा है ये कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहे थे, ठीक है। कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहे थे, मतलब समन्वयक। विच इज़ अंडर वे इन द गोदावरी एस्चुरी, जो कि अभी इसका काम चल रहा है गोदावरी एस्चुरी में। आगे बताते हैं कि ये जो गोदावरी एस्चुरी है, ये प्राइम हैबिटाट बन गया है इंडियन स्कीमर के लिए। यदि हम 10 जनवरी की बात करें ट्यूसडे के दिन, क्योंकि लगभग 200 इंडियन स्कीमर यहाँ पर हमको देखे गए थे साउदर्न पार्ट ऑफ द कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में है, आंध्र प्रदेश में ये पड़ती है, इसकी लोकेशन हमको याद रखना है। गोदावरी एस्चुरी यहीं पर आ जाती है। तो एक इंडियन स्कीमर हमको दिखाई दिया था 2013 में, कहाँ पर, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और आज आप देख लीजिए लगभग 250 हो चुके हैं। मतलब इनका जो प्राकृतिक आवास है ना, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अब ये फीडिंग के लिए, फीडिंग का मतलब क्या होता है, खाना, खाना के लिए ये लोग क्या काम करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। अब हमने 6 इंडियन स्कीमर की टैगिंग करी थी, ठीक है। उनकी बॉडी में हम कुछ चीज़ लगा देते हैं ताकि जैसे सेंसर वगैरह, ताकि उनको हम ट्रैक कर सकें। तो 6 इंडियन स्कीमर की हम ऐसे देखे हैं इस सेंसस के दौरान सो फार, एंड 5 ऑफ देम वर टैग्ड इन महानदी एरिया, ठीक है। ये हमें कहाँ दिखाई दिए थे, महानदी एरिया की तरफ 5 था, और एक कहाँ गया, चंबल वाले एरिया में। इंडियन स्कीमर माइग्रेट्स टू गोदावरी एस्चुरी फॉर फीडिंग, ऐसा उनका कहना है। तो जो इंडियन स्कीमर हैं वो क्या काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं
ताकि खाने की उनकी पूर्ति हो सके। तो जनगणना के दौरान अच्छी संख्या में ग्रेट नॉट और कैस्पियन टर्न भी हमको देखने को मिले थे। इसके बाद वाली जो नेक्स्ट न्यूज़ आई है वो है वाइट टफ्ड रॉयल बटरफ्लाई। वाइट टफ्ड रॉयल बटरफ्लाई, जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये सफ़ेद इसका कलर है। टफ्ड मतलब होता है गुच्छेदार, और ये हमें प्राप्त हुई है कहाँ से? ये रेयर स्पीसीज़ है, फाउंड इन केरलास कुन्नूर। केरला के कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट से इसकी प्राप्ति हुई है। तो अब हम न्यूज़ को देख लेते हैं, न्यूज़ में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। तो एक टीम है बटरफ्लाई ऑब्जर्वर्स की एंड रिसर्चर की, इन्होंने पाया है वाइट टफ्ड रॉयल बटरफ्लाई, जो कि एक रेयर बटरफ्लाई स्पीसीज मानी जाती है। कहाँ पर? कलियाड कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट में। अब बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर और बटरफ्लाई ऑब्जर्वर के हिसाब से यदि हम देखें तो ये जो बटरफ्लाई है वो प्रोटेक्टेड है अंडर द शेड्यूल 2 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। हमारे देश में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट चलता है 1972 का, जिसके माध्यम से इस बटरफ्लाई को प्रोटेक्ट किया गया है। ये जो स्पीसीज है ये स्पॉटेड की गई है अगस्त कोंडम 2017 में। हिस्ट्री यदि हम बात करें तो 2017 में ही कहाँ पर पाई गई थी? अगस्त कोंडम 2017 में, एंड द सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2018। दो जगह में, एक तो 2017 में, फिर 2018 में। आगे बताया जा रहा है इस प्रकार की जो फाइंडिंग है बटरफ्लाई को लेकर के वो ये इंडिकेट करती है कि हमारे देश में जो कलियाड़ वाला एरिया है यहाँ पर फौना और फ्लोरा, ठीक है, जीव और जंतुओं दोनों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। ठीक है। बालाकृष्णन लीड्स ए ग्रुप जिसका नाम है वॉक विथ वीसी। बालाकृष्णन एक ग्रुप को लीड कर रहे हैं जिसका नाम इन्होंने रखा है वॉक विथ वीसी, विच हैज़ ओवर 100 मेंबर, जिसमें मेंबर की संख्या यदि हम देखें तो 100 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। द टीम ऑब्जर्वर्स वेरियस स्पीसीज टू मेक ए चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट एंड स्टडी बायोडाइवर्सिटी। इनके काम के बारे में बताया जाता है कि अध्ययन आखिर कैसे करके करते हैं। तो ये जो टीम है जो कई सारी स्पीसीज है, वेरियस स्पीस है, अलग अलग प्रकार की स्पीसीज हैं, उनकी चेकलिस्ट तैयार करते हैं। ठीक है। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और स्टडी करते हैं बायोडाइवर्सिटी की। उनका कहना है ये जो टफ्ड रॉयल बटरफ्लाई है ये एक रेयर स्पीसीज के अंतर्गत आती है और इसको फोटोग्राफ्ड किया गया था बाई किसके द्वारा? उन्नी कृष्णन के द्वारा, एक रिटायर्ड टीचर है। आगे बताया जाता है कि इनके इस तितली के अंडे भी मिलते हैं जो कि रेयर बटरफ्लाई के अंतर्गत आता है। यदि हम इसके विंग स्पैन की बात करें, इसके पंखों के फैलाव की बात करें तो लगभग 32 से लेकर के 40 mm का इसका विंग फैलाव है ना। और खाने पीने की लेकर के बात यहाँ पर करी जाती है। इसका जो लार्वा होता है फीड ऑन एस्कुरला पैरासिटिका, एक प्लांट है जो बिलोंग करती है लोरेंथिकाई फैमिली से। इतना हार्ड तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन खाली हो सकता है विंग स्पान इसका पूछा जा सके कि 32 से 40 mm है, कहाँ ये पाई गई है, पहले कब पाई गई थी, ऐसी बहुत सारी जो बेसिक बातें यहाँ से पूछी जा सकती हैं। अब चूंकि बताया जा रहा है कि वी आर एबल टू गेट द एग, द लाइफ साइकिल ऑफ द बटरफ्लाई कैन बी डॉक्यूमेंटेड, हम इसकी लाइफ साइकिल को भी डॉक्यूमेंटेड कर सकते हैं। तो it is only photographed in other part of the Kerala and there has not been much research on its life cycle। लाइफ साइकिल के ऊपर अभी इतनी ज़्यादा कोई रिसर्च नहीं करी गई है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज में और देख लेते हैं एडिटोरियल में कौन कौन से आर्टिकल हमको देखना है। पहला जो एडिटोरियल है वो हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इतनी सारी प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे हैं तो कैसे करके हम इसका सामना कर सकते हैं। रेकलेस का मतलब होता है रेकलेस
का मतलब होता है लापरवाही, और स्प्री का मतलब होता है होड़। तो ऑथोरिटीज़ जो ये सारी चीज़ें देख रही हैं, इन सारी चीज़ों से निपटने में लगी हुई हैं, उनको क्या करने की ज़रूरत है? उन्हें सबसे ज़्यादा फोकस करना है साइंस के ऊपर। एंड पीपुल लिविंग नियर द माइंस एंड डैम्स, ठीक है, माइंस के आइट साइड में रहने वाले लोग, डैम्स के आसपास में रहने वाले लोग, इन दो लोगों के ऊपर अथॉरिटीज़ को फोकस करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि जो जोशीमठ वाला एरिया है वहाँ पर जो लैंड है वो धंसने लगा है। धंसेगा क्यों नहीं? जब आप ज़मीन के अंदर से सुरंगें खोदते जाओगे, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते जाओगे, जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा वजन डालते जाओगे, तो जाहिर सी बात है कि वो एरिया धंसने वाला ही है। तो ये इम्ब्लेमेटिक 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 का मतलब होता है प्रतीक बन गया है जियोलॉजिकल डिजास्टर का, दैट हैज़ इन फैक्ट मैनिफेस्टेड अक्रॉस इंडिया। ये फैक्ट पूरे अक्रॉस इंडिया में निकल करके सामने आया है। इन द नेबरहुड ऑफ सेवरल लार्ज रिसोर्स एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट, ठीक है, जहाँ जहाँ पर भी हम लार्ज स्केल में रिसोर्स को निकाल रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं घटित होते जा रही हैं। अब हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ रिपोर्ट ऐसी भी हैं, ठीक है, जैसे इस प्रकार का जो धसाव हो रहा है, सब्सिडेंस का मतलब होता है धसना। कहाँ कहाँ से? झरिया, इसके अलावा भूरकुंडा, ठीक है, कपसरा, रानीगंज, तलचर की कोल माइंस फ्रॉम दिल्ली एंड कोलकाता ड्यू टू ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। इसके अलावा फ्रॉम महसाणा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, महसाणा से हम क्या निकाल रहे हैं? हाइड्रोकार्बन खोद रहे हैं। दिल्ली और कलकत्ता से ग्राउंड वाटर को हम निकालते जा रहे हैं। पिछले ईयर की ही यदि हम बात करें, लैंड इन चंबा हिमाचल प्रदेश, है ना, बिगेन टू सैग, कैसा चालू हो गया था? ये जो एरिया है गिरना चालू हो गया था। शॉर्टली आफ्टर ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बिगन टेस्ट रन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के चलते चलते हमने जो है लैंडस्लाइड वाली घटनाएं देखी थी। कॉलिंग इनटू क्वेश्चन द इफेक्ट ऑफ द तपोवन विष्णुगढ़ फैसिलिटी नियर जोशीमठ इन उत्तराखंड। और अगला नंबर आ गया अब उत्तराखंड के जोशीमठ का, जहाँ पर तपोवन विष्णुगढ़ का जो एक इलेक्ट्रिक वाला प्रोजेक्ट चालू होने वाला है या फिर उसका काम चल रहा है। 2010 की बात है, ठीक है, कुछ मंथ के बाद ही जब जो टनल की बोरिंग चल रही थी, टनल बोरिंग मशीन निक्ड का मतलब होता है टकरा रही है एन अंडरग्राउंड एक्वीफर नियर जोशीमठ। अंदर ही अंदर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मशीनें चल रही हैं, और मशीनों के चलने से कभी कुछ गड़बड़ी भी आ जाती है, टकराव हो जाता। इससे क्या हुआ था? लीडिंग टू सब्सटेंशियल वाटर डिस्चार्ज, वाटर निकलना चालू हो गया। दो रिसर्चर लोगों ने लिखा है करंट साइंस में कि ये जो सडन और लार्ज स्केल डी वाटरिंग मतलब निर्जलीकरण है ना, आप ज़बरदस्ती पानी निकालते जा रहे हो, स्ट्राटा हैज़ पोटेंशियल, ठीक है, इसके पास वो पोटेंशियल मौजूद है कि जो ग्राउंड सब्सिडेंस है इस रीजन में वो हो सकता है, मतलब जो ग्राउंड है, ज़मीन है, वो धंस सकती है, ऐसा साइंस की पत्रिका में भी कहा था। तो अब बात आ जाती है, क्या इसकी ट्रेसिंग हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि ये जो घटना घटित हो रही है आखिर हुई कैसी है? क्या हमें पता लगा सकते हैं डायरेक्टली? 2009 एक्वीफर पंचर्स, मतलब कि क्वेश्चन यहाँ ये उठाया जा रहा है कि ये जो ऑनगोइंग इंसिडेंट है इसको हम ट्रेस कर सकते हैं क्या डायरेक्टली 2009 की जो घटना हुई थी, जहाँ से हम देख रहे हैं कि पानी का फव्वारा छूट गया है। लेकिन देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, क्योंकि लैक ऑफ लॉन्ग टर्म साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इस एरिया में नहीं हो रहा है। फिर 5 जनवरी को क्या हुआ? एनटीपीसी ने इशू करा था एक स्टेटमेंट, जिसमें उसने अपने हाथ को खड़ा कर दिया कि भाई देखो, ये जो घटना घटित हुई है इसका रीज़न हम नहीं है।
जबकि वहीं जो स्थानीय लोग हैं ना, चारधाम परियोजना के हिस्से के रूप में तपोवन विष्णुगढ़, चारधाम परियोजना के हिस्से के रूप में यदि हम बात करें, वहाँ के जो लोकल है ना, पॉइंटिंग फिंगर्स तपोवन विष्णुगढ़ के ऊपर उन्होंने उंगली उठाना चालू कर दिया कि ये आप जो कर रहे हो ठीक नहीं है, इसके चलते चलते ऐसा होगा। इसके साथ साथ में हेलांग मरावी बाईपास का जो निर्माण किया जा रहा है, एस चारधाम प्रोजेक्ट, इसके ऊपर भी उन्होंने क्वेश्चन उठाना चालू कर दिया था। अब कुछ वैज्ञानिक हैं कहाँ के काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल जियोग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के, ठीक है। अब इन्होंने 10 जनवरी को जो धंसने की परिस्थिति है इसकी जांच के लिए वो निकल पड़े हैं। नेशनल और स्टेट लेवल दोनों की जो स्टेट की टीम है उनको निष्कर्षों पर ध्यान देना चाहिए। ये जो साइंटिस्ट लोग जो निकालेंगे उसके ऊपर इनको फोकस करना चाहिए, इवन इफ इट मीन्स सीजिंग फर्दर कंस्ट्रक्शन वर्क। यदि वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम रोक दो, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ऐसा ही करना चाहिए। तो एक्सपर्ट और जो सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट को उनने कई ओकेजन पर बोला है कि ये जो डैम बिल्डिंग है ये सब को थोड़ा आप जो है कम करिए। ऑफ लेट ओवर रिवर्स इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट टू मॉडरेट टूरिज्म इन रीजन टू बी सस्टेनेबल एंड नॉट टू ब्लो ऑफ सस्टेनेबल हिलसाइड टू वाइडन रोड्स। अब सरकार क्या है, अपनी कमाई के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट बना रही है, वहाँ पे डैम बनाएगी, सड़कें बनाएंगी, पुल बनाएगी, ये सब क्यों कर रही, ताकि टूरिज्म के माध्यम से उनकी कमाई हो सके। लेकिन सिविल सोसाइटी और जो एक्सपर्ट लोग हैं वो कह रहे हैं कि आपको सस्टेनेबल वर्क करना चाहिए इस एरिया में। अब जैसे कि जुलाई के महीने की यहाँ पर बात करी जाती है कि आइजोल में आइजोल धंसने लगा था। हैवी रेन्स इन आइजोल, आइजोल में ज़्यादा से ज़्यादा पानी गिरा बारिश के टाइम में, और यहाँ भी धंसने की खबर आई। तो ये यहाँ से क्या पता चलता, पुअर जोनिंग इन्फोर्समेंट, आपका जो इन्फोर्समेंट है जोन को लेकर के वो एकदम गड़बड़ है। एंड ओवरसाइट ऑफ द रीजनल कैरिंग कैपेसिटी, ये जो रीजन है कितना कैरी कर सकता है कोई भी चीज़ को, इसका भी तो आपको ध्यान देना है। लेकिन यदि हम जोशीमठ की बात करें, जो कि पार्टिकुलरली प्रॉन माना जाता है लैंडस्लाइड के लिए, ये क्वेश्चन खड़ा करता है अबाउट जोनिंग, कैरिंग कैपेसिटी, टिपिंग पॉइंट, ठीक है। जितने भी यहाँ बात करी जाती है सब के ऊपर ये क्वेश्चन खड़ा कर देता है। देखिए, जोशीमठ में धंसाव ने देश का ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि ये तीर्थयात्रियों और या पर्यटकों दोनों के लिए एक गंतव्य स्थल है। लेकिन ये पहली या फिर सबसे घातक घटना नहीं है। जोशीमठ में जो भी मरम्मत और जीर्णोद्धार के प्रयास हो रहे हैं, ऐसे काम अन्य जगहों पर भी उसको करना पड़ेगा सरकार को। और लास्ट में यदि हम देखें तो राष्ट्रीय और राज्य सरकारों को विज्ञान और पहले से ही खानों और बांधों के पास रहने वाले लोगों दोनों की बात सुननी पड़ेगी। आर्थिक रूप से विकासशील देशों को कार्बन तटस्थ होने से पहले, ठीक है, अधिक उत्सर्जन करने की अनुमति देना एक तार्किक बात लगती है। लेकिन ये जलवायु न्याय की कीमत पर प्राकृतिक संसाधन को लूटने की खुली छूट नहीं दे सकते। देयर इज एन आर्गूमेंट टू अलाउ इकोनॉमिकली डेवलपमेंट, हम चाह रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो इस एरिया का, लेकिन आप इसको जो है कार्बन न्यूट्रल बनाइए। बट इट इज़ नॉट ए फ्री पास टू प्लंडर नेचुरल रिसोर्सेज एट ए कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट जस्टिस। क्लाइमेट चेंज हो, क्लाइमेट डिजास्टर आ जाए, विकास के नाम पर ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की जा सकती हैं। इसके बाद अगला जो आर्टिकल है हम देखने वाले हैं प्री टर्म बर्थ्स को लेकर के और स्टिल बर्थ को लेकर के। प्री टर्म, प्री मतलब पहले हो जाना, ठीक है। जैसे कि कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका पार्टिकुलर टाइम पीरियड है कि 37 वीक उसको कंप्लीट होना है गर्भ को, उसके बाद उसका जन्म होना चाहिए। लेकिन यदि किसी बच्चे का जन्म 37 वीक के पहले ही हो जाता है, ठीक है, या फिर 259 डेज, 259 दिन के पहले ही यदि हो जा रहा है जन्म उनका, तो इसको हम प्री मैच्योर बर्थ या फिर प्री टर्म बर्थ के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो टर्म यूज़ की गई है
वो टर्म आई है हमारी स्टिल बर्थ को लेकर के, है ना। स्टिल बर्थ के बारे में भी हम जानेंगे कि स्टिल बर्थ आखिर होता क्या है। स्टिल बर्थ को यहाँ पर मृत जन्म कह सकते हैं हम। मतलब कि जब किसी बच्चे की डिलीवरी हो, महिला की डिलीवरी होती है, उस दौरान जब बच्चे की डेथ हो जाती है। स्टिल बर्थ इज ए डेथ और लॉस ऑफ ए बेबी बिफोर और ड्यूरिंग डिलीवरी। डिलीवरी के पहले हो जाना डेथ, या फिर डिलीवरी के दौरान डेथ हो जाना, तो दोनों जो है मिसकैरेज हैं और स्टिल बर्थ के अंतर्गत हम इसको मान सकते हैं। अब यहाँ पर नेल्सन मंडेला की बात बताई जाती है। नेल्सन मंडेला ने क्या कहा था? देयर कैन बी नो कीनर रिलेवेशन ऑफ ए सोसाइटी सोल देन द वे इन विच इट ट्रीट इट्स चाइल्ड। मतलब कि उन्होंने जिस तरह से ये अपने बच्चों के साथ व्यवहार करता है, उससे अधिक किसी समाज की आत्मा का कोई रहस्योद्घाटन नहीं हो सकता है। ठीक, मतलब कि यदि हम किसी समाज के बारे में जानना चाहते हैं तो उस समाज को देखिए कि आप अपने बच्चों की देखभाल कैसे कर रहे हैं। 2 ग्लोबल रिपोर्ट रिलीज करी गई थी 10 जनवरी 2023 को, जो कि बताती हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी और स्टिल बर्थ के ऊपर। ठीक है, prod us to reflect on whether India is doing enough for ensuring health and survival of early child। तो हमें इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित कर रही हैं, प्रॉड विचार करने के लिए प्रेरित कर रही हैं कि क्या भारत प्रत्येक बच्चे के स्वास्थ्य और उत्तरजीविता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रयास कर रहा है। अब यदि हम बात कर लें चाइल्ड मॉर्टेलिटी रिपोर्ट के ऊपर, लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट किसने तैयार किया है? यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टालिटी एस्टिमेशन, यूजीन के द्वारा इसको तैयार किया गया। यह एस्टिमेशन लगाती है ग्लोबली 5 मिलियन चिल्ड्रन की डेथ हो रही है बिफोर देयर 5th बर्थडे। मतलब 5 साल का ये बर्थडे भी नहीं मना पा रहे हैं और उनकी डेथ हो जा रही है। ये 2021 का डाटा है। 2021 में कितना? 5 मिलियन बच्चे। तो 5 मिलियन बच्चे की डेथ हो जा रही है 2021 का ये डाटा। इनमें से आधे से अधिक 2.7 मिलियन ऑकर्ड एमंग चिल्ड्रन एज 1 से लेकर के 59 मंथ। आधे से अधिक बच्चों की उम्र कितनी है? 1 से लेकर के 59 महीने की है। जबकि बाकी जो रिमाइंडर है 2.3 मिलियंस, इनकी डेथ जो हो रही है जस्ट द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ, न्यूनाटल डेथ जिसको बोलते हैं। मतलब कि बच्चे का जन्म हुआ, 1 महीना ही जीवित रहा और उसकी डेथ हो गई है। आखिर इसका रीज़न क्या है? क्यों ऐसी ये सारी घटनाएं घटित हो रही हैं? इनके बारे में हमें समझने की ज़रूरत है। यदि हम बात कर लें इंडिया के शेयर की इस प्रकार की चाइल्ड मोर्टालिटी को लेकर के, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कितना? 7,09,366 है। ठीक है, ये 5 साल से कम उम्र की में ही डेथ हो जाती है। 5,86,000 इन्फेंट डेथ, ये मतलब 1 साल के भी नहीं हो रहे हैं और इनकी डेथ हो जा रही है। और 4,41,000 ऐसे हैं जो कि न्यू नेटल के अंतर्गत आ जाते हैं, मतलब 1 महीना भी नहीं जी पा रहे हैं ये। लेकिन सारी की सारी जो चीज़ें हैं प्रिवेंटेबल हैं यदि एडिशन की बात करें। ठीक है, और एक्स्ट्रा में सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जिसको रिलीज़ किया गया था सितंबर 2022 में, उसमें ये पता चला था कि जो इंटर स्टेट वेरिएशन है चाइल्ड मोर्टालिटी रेट को लेकर के, पूरे भारत भर में एक सा नहीं है। कुछ स्टेट बहुत अच्छा करे हैं, कुछ स्टेट एकदम पिछड़ गए हैं। यदि हम प्रत्येक 1,000 डेथ की बात कर लें, 1,000 जीवित बच्चों की बात कर लें, 1,000 जन्म की बात करें, तो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है मध्य प्रदेश में वो 6 गुना है केरला से, यदि हम तुलना करते हैं, है ना। तो 1,000 जब बच्चों का जन्म हो रहा है और उसमें कितने बच्चों की डेथ हो रही है? यदि केरल में 1 बच्चे की डेथ हो रही है तो वहीं मध्य प्रदेश में 6 है। अब यदि हम बात कर लें रूरल पार्ट की, रूरल मतलब ग्रामीण एरिया की, एनी एज सब ग्रुप हैव मच हायर मोर्टालिटी रेट। गांव के बच्चे आजकल ज़्यादा जी पा रहे हैं यदि हम अर्बन काउंटर पार्ट से तुलना करते हैं तो।
अब दो ठो ऐसी चैलेंजेस हैं जो कि जिनको निगलेक्टेड किया गया है। कई बाल मौतों की जड़ जड़ के लिए, रूट कॉज के लिए दो मुख्य अपेक्षित चुनौतियां हैं। पहली है बच्चों के बहुत जल्दी जन्म होना, प्री टर्म बर्थ किसको कहते हैं, मतलब टाइम पीरियड से जल्दी ही उनका जन्म हो जाना, जिसका मतलब ये हो गया है कि वो 37 सप्ताह से पहले ही उनका जन्म हो गया है। ये एक चैलेंज है, क्योंकि ये जो प्रीटर्म बेबीज हैं आर 2 to 4 टाइम्स हायर रिस्क, ये 2 से 4 गुना ज़्यादा रिस्क में है कि इनकी डेथ हो सकती है जन्म के बाद में, यदि उनसे तुलना करें जिनका जन्म 37 हफ्ता के बाद हुआ है, 37 हफ्ता के गर्भ के बाद हुआ है। ग्लोबली यदि हम बात करें तो 1 in every 10 बर्थ्स इज प्रीटर्म। विश्व में जितने भी जन्म हो रहे हैं बच्चों के, उनमें से 10 में से हर एक बच्चा ऐसा है जो कि 37 सप्ताह से पहले ही उसका जन्म हो गया है। ग्लोबली 1 in every 10 बर्थ इन प्रीटर्म इन इंडिया, लेकिन ये डाटा हम इंडिया का देखें। 1 in every 6, हर 6 में से 1 से लेकर के 7, 6 से लेकर के 7 बर्थ इज प्रीटर्म। ठीक है, 6 से 7 यदि बच्चों का जन्म हो रहा है ग्लोबली, तो उसमें से हम देखते हैं कि एक बच्चा ऐसा है जिसका प्रीटर्म बर्थ हुआ है। इंडिया के पास तो सबसे ज़्यादा बर्डन है प्रीटर्म बर्थ का, विच इसका मतलब ये हो गया है कि ये जो न्यू बॉर्न्स है हमारे कंट्री में आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड मोर्टालिटी। स्टडी में ये पता चला है कि ये जो प्रीटर्म बर्थ है कंट्रीब्यूट करता है 1 in every 6 अंडर 5 चाइल्ड डेथ। अब प्रीटर्म जन्म हो गया है किसी बच्चे का, तो 5 साल की उम्र में जो बच्चे मर जा रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसी का रहता है ना। तो हर 5 एवरी 6 में से एक बच्चा ऐसा है जो प्रीटर्म बर्थ हुआ था और उसकी डेथ हो गई 5 साल से कम की उम्र में। 3 out of every 4 डेथ ड्यू टू प्रीटर्म बर्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन आर प्रिवेंटेबल। अब ऐसी जो कॉम्प्लिकेशन आई थी जो कि प्रिवेंटेबल थी, जिनके चलते चलते डेथ हो गई है, उनका डाटा यहाँ पर बताया जा रहा है हर 4 में से 3। सेकंड जो चैलेंज रहा है लड़ाई लड़ने के लिए हमारे लिए, वो है स्टिल बर्थ को लेकर के। ठीक है, जैसे कि डिलीवरी के टाइम में बच्चे की डेथ हो जाती है या फिर बच्चा डिलीवरी के पहले ही ख़त्म हो जाता है कोख में, तो ये सेकंड हमारा चैलेंज है। ये सब्जेक्ट रहा था एक और जो रिपोर्ट आई थी उसका नाम था नेवर फॉरगॉटन। ठीक है, और ये यूनिजिम के द्वारा भी हमको पता चला है, एक बच्चा जिसकी डेथ हो जा रही है एनी टाइम आफ्टर 22 वीक की प्रेगनेंसी के बाद, किसी भी टाइम यदि किसी बच्चे की डेथ हो जा रही है प्रेगनेंसी के दौरान, बट बिफोर ड्यूरिंग द बर्थ, जन्म के पहले, इसको हम क्लासीफाई कर देते हैं एज ए स्टिल बॉर्न। मतलब कि जन्म हो रहा है उसके पहले और 22 हफ्ता के बाद जो डेथ हो रही है उसको स्टिल बर्थ के रूप में जाना जाता है। ग्लोबली अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 1.9 मिलियन जो स्टिल बर्थ हैं वो घटनाएं घटित हुई हैं 2021 में। 2021 में क्या हुआ था, एब्सोल्यूट एस्टिमेट नंबर ऑफ स्टिल बर्थ